नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आपके साथ बंगाल से, और सिर्फ बंगाल पर नहीं, आज देश में जो हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए। कल एक दिन का मैं बीच में गैप रहा है क्योंकि मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी और सुबह 4 बजे से जागने के बाद लगातार घूमते घूमते, चूँकि फील्ड में जितना ज़्यादा घूमा जा सकता हो ऐसे वक्त में, यही कोशिश करने के लिए सुबह से शुरू हुआ सफ़र शाम को 8-9 बजे तक 9:30 बजे तक ख़त्म हुआ। और उस दौरान इतना लंबा ट्रैवलिंग और बीच में इस तरह की खबरें जो लगातार आ रही हैं बंगाल के बाहर से, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और यूपी, दिल्ली से, जहाँ रहता भी हूँ और जहाँ काम भी करता हूँ और जहाँ के बारे में ज़्यादातर तमाम लोगों से राब्ता भी होता है। तो वो तमाम खबरें, वो तमाम सारे समाचार, मुझे लगता है कि रात तक जिस तरह की थोड़ा मुझे फिट होना चाहिए था उस तरह का मैं नहीं था। और फिर मेरे जो कमिटमेंट थे वो आपने देखा होगा कि जयपुर डायलॉग पर मैं था, चूँकि उनके साथ हर बार संजय दीक्षित जी से तय है कि मैं चुनाव के बाद उनकी उस पर बैठकर उस चुनाव की विवेचना करूं, तो लिहाजा मैं एक ही काम कर सकता था। और कल इसीलिए मैं 10 बजे वहां था। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी पूरा एक और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ बंगाल में आया तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वैक्सीन ली, तो उस वैक्सीन के बाद भी थोड़ा सा तबीयत आप इस तरह की होती है। तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद जब तक वहाँ पहुँचूँगा होटल तक आप लोगों से बात कर पाऊँगा, लेकिन उसके बाद तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज भी मुझे थोड़ा सा तबीयत उस तरह से बेहतर नहीं थी, लेकिन लगा कि आपके कई सारे मैसेज मैंने देखे जिसमें आपने वेट किया, और मैं इसके लिए माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ कि ये मेरी गलती है। मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि अब हम लोग एक रोज़ के एक ऐसे साथी हैं जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विचारों से हम पूरी इस खबरों को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आज बंगाल के उस 6th फेज़ के चुनाव की बातचीत तो मुझे लगता है कि हो चुकी है, आपने अलग अलग जगह पढ़ी भी होगी, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा था मुझे लगा कि वो चुनाव का जो 6th फेज़ है, जिसमें कि ये माना जा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा एक बराबरी का मुकाबला लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि कल की जो चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं वो 2 मई को शायद ज़्यादा साफ तौर से आएंगी सामने। लेकिन कल काफ़ी वोट शिफ्ट हुआ, जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे, हमको लग रहा था कि वोट शिफ्टिंग होगा। और चूंकि इस पूरे जो फेज़ में संयुक्त मोर्चे के पास काफ़ी वोट था और वो शिफ्ट होकर दोनों की तरफ जाएगा, और उसमें से वो किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा इस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि वहाँ ध्रुवीकरण पूरा हुआ है और काफ़ी हिस्सों में, क्योंकि जिस तरह से सुबह 7 बजे से 6 बजे से लाइनें लगने लगी थी और 7 बजे से वोटिंग शुरू होते होते आपने देखा किस तरह से रिकॉर्ड मतदान की तरफ बढ़ा। और 80% मतदान, चूँकि हम लोग कागज़ों पर जाते हैं या रिकॉर्ड पर जाते हैं तो वो बहुत नया नहीं लगता, लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखते हैं और जिस तरह से सुरक्षा बलों की इतनी तैयारी के बाद होते हुए इस मतदान को देखते हैं तो लगता है कि ये मतदान काफ़ी बड़ा मतदान है। और ये इस तरह का मतदान हमेशा अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्रेंड दिखाता हुआ ये ज़रूर दिखाता है कि इस तरह के मतदान में ज़्यादातर बदलाव की गुंजाइश ज़्यादा होती है। और हम इस पूरी यात्रा में जितने लोगों से बात कर रहे हैं और कल भी जिस तरह का मतदान हमको होता हुआ दिख रहा था, हमको लगता है कि जो 21 और 22 का, यानी जो हम लोगों ने पूरी डिटेल में मैंने आपके साथ 6 फेज़ की सीटों की चर्चा की हुई है, लेकिन जो 21 और 22 का जो 43 सीटों पर जो एक पहले से 2019 का ग्राउंड था, उससे मुझे लगता है कि बीजेपी को कुछ और बढ़त मिल सकती है, बीजेपी की तरफ कुछ और वोट आ सकते हैं और उसको इस पूरे फेज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ने की तरफ दिखता हुआ है कि ये दिख रही है। हालांकि टीएमसी ने कोशिश बहुत की इस पूरे मसले में, चूँकि इसमें वो सीट भी थी जो मुकुल राय की सीट थी, जिनको ममता बनर्जी मीर जाफ़र सबसे पहले कह रही थी। इसके अलावा अर्जुन सिंह की सीट हैं जो बैरकपुर में 7 सीटें वो थी। इसके अलावा उत्तरी दिनाजपुर की जो सीटें हैं, उन तमाम सीटों पर बीजेपी ने जिस तरह से पिछली बार बेहतर किया था, लगता है कि उसी को वो दोहराने की तरफ है और उसमें कोई शक नहीं। यानी बीजेपी इस फेज़ में पीछे नहीं जा रही, बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं चूँकि बहुत ज़्यादा अब उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि कल उस पर बातचीत शायद हो सकती थी, क्योंकि कल चुनाव से वापस लौटे थे तो उस पर मैं शायद और बात करता, लेकिन आज बंगाल के चुनाव पर अगर हमको बात करनी है तो बंगाल के चुनाव पर भी बात करते करते भी हम कोरोना से अलग नहीं हो सकते हैं। कोरोना की जो हालत है, पूरे देश में जिस तरह की हालत है, उसका असर बंगाल पर ज़रूर पड़ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाल बिल्कुल इंडिफरेंट हो। हालांकि कल जब वोटिंग हो रही थी तो उस वोटिंग्स में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि उन लोगों को कोरोना से ज़्यादा
इस राज्य की राजनीति पर ज़्यादा गौर करना था। वो लोग जो अपनी उम्मीदों के लिए या अपनी आकांक्षाओं के लिए किसी सरकार के चुनने के लिए वोटिंग की लाइनों में खड़े थे, उनमें से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। वोट का नतीजा भी 2 मई को निकलेगा और मुझे लगता है इस तरह की जो वोटिंग हुई है, जो इस तरह की रैलियाँ हुई हैं, इनका नतीजा भी अब धीरे धीरे आने लगेगा। बहुत सारे मेरे दोस्तों को, जो हम लोग इस साइबर दुनिया के दोस्त हैं, उनको ये लगता होगा कि शायद उनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो पूरी खबरें उधर देख रहे हैं, आप सिर्फ बंगाल के चुनाव पर बोलो। लेकिन मुझे लगता है कि ये करना शायद बहुत इनसेंसिटिव होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव का रिश्ता भी अब कोरोना से जुड़ गया है। आज भी अगर मैं देखता हूं कि इस पूरे मामले को, आज 2 मुख्यमंत्रियों पर मुझे गौर करने की, बातचीत करने की लगता है कि इच्छा है कि एक तो अरविंद केजरीवाल, जिनको मैं बहुत करीब से जिनको देखा है, मतलब मैं उनके साथ बहुत अच्छे उसमें नहीं हूँ कि मैं उनका कोई इंटरव्यू लेता हूँ या वो, लेकिन जब वो राजनीति शुरू कर रहे थे और जब उन्होंने राजनीति में आने से पहले जिस तरह के आंदोलन के सहारे वो आगे की राजनीति लिख रहे थे, उस वक्त हम लोग उनको बहुत क्लोज से देख रहे थे। और मैं उस वक्त दूसरे चैनल में था, देश के न्यूज़ चैनल आज तक में था मैं, और उस वक्त मैं कंटिन्यू उनको देखता था कि किस तरह वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी चाल क्या हो सकती है, किस तरह से वो अपनी राजनीति सोचते हैं, वो सब वो दिखता था। तो आज जब वो प्रधानमंत्री की सभा को, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो एक मीटिंग थी 10 मुख्यमंत्रियों के राज्यों के, जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, उस वक्त एक अलग सा किस्म हुआ कि उन्होंने उसको लाइव के लिए तैयारी की थी। मुझे लगता है कि ये बात शायद किसी को भी पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप प्रधानमंत्री के साथ होते हैं तो, हालांकि उसमें से एक और जवाब आया है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब अब दिल्ली में बड़ी चर्चा का विषय है, जिसमें बीजेपी ने ये आरोप लगाया। तो आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद पिछली बार की मीटिंग की क्लिप्स दी थी। तो इसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें पीएम चूँकि उस सभा को वो कर रहे थे, उसके बाद उनका जो डिपार्टमेंट होता है, जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट होता है, वो उसमें से सेलेक्टेड चीज़ें निकालता है जिनको कि आम जनता तक पहुँचाना उनका मकसद होता है तमाम चीज़ों का। उसमें राजनीति शायद कम होती है, हालांकि हर कोई ये चाहता होगा कि इस तरह हो, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल ये होता है कि उसमें जो सदारत कर रहे हैं, जो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो के हिसाब से जाता है। और इसका कोई मतलब नहीं था। अगर ये गलत बात होती तो शायद खुद में केजरीवाल उस वक्त खेद व्यक्त नहीं करते। तो इस समय जबकि हम लोग एकदम लाशों को देख रहे हैं, जो इस तरह के फ़ोन लगातार, डिस्ट्रेस कॉल्स लगातार हैं, आप लोग भी, तमाम लोग अगर टीवी देख रहे हों तो एक तरह की बेबसी, एक तरह की मजबूरी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज कोलकाता तक आते वक्त रास्ते में बीरभूम तक जाते हुए घूमकर, और फिर वहाँ से आते वक्त कल से वहाँ से निकलते हुए, चूँकि हम लोगों ने चोपड़ा से शुरू किया था, उत्तरी दिनाजपुर के उस इलाकों से शुरू करते हुए फिर हम लोग अलग अलग हिस्सों में मालदा के बाहर से होते हुए हम यहाँ पहुँचे थे बीरभूम, और बीरभूम से आज कोलकाता तक का सफ़र तय किया। तो इस दौरान सिलेंडर्स जो हैं, गैस सिलेंडर्स, उनको भी जाते देखा, उन पर लगी हुई चिट्स देखी जिन पर अलग अलग जगह के नाम लिखे हुए थे। ये लग रहा था कि किस तरह से इस देश में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से भी हज़ारों लाखों लोग इस वक्त दरवाज़ों पर हॉस्पिटल के पैर रगड़ रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, वो काफ़ी डिप्रेसिंग हैं। और वो इस समय ये बता रही हैं कि इस माहौल में किस तरह से तमाम सरकारें काम कर रही होंगी, लेकिन उन्हीं सरकारों के बीच में जब हम लोग एक रस्साकशी देखते हैं तो एक निराशा सी होती है कि क्या आखिर इस वक्त जब हर आदमी, आप में से भी शायद पता नहीं कितने लोगों के परिवार के लोग बीमार होंगे या उनको उस पर उनके आसपास भी वो खतरा मंडरा रहा होगा, और वो देख रहे होंगे कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, उनके पास दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, जिस तरह की कालाबाजारी हो रही है, आखिर इसका कारण क्या है। इस सब के लिए तो आपको बहुत अंदर तक जाना होगा, और सबसे आसान तरीका है कि हम इन राजनीतिज्ञों को, जिनकी वजह से अब हम लोग ये मान रहे हैं या तमाम लोग ये मान रहे हैं, और जो सबसे आसानी से ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इनकी वजह से जनता इस तरफ आई है, ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो इन्हीं राजनेताओं पर है, जिनको ये तय करना था कि आखिर अगर सेकंड लहर आती है तो उसको कैसे हम सामना कर पाएंगे। पिछली बार जिस तरह से एक छोटी सी हिस्से को, उस
जो हम लोगों ने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन के बाद कई तरह की वॉइसेस सुनी और उन वॉइसेस के बाद चूँकि मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कोरोना पर वापस आ रहा हूँ और मैं इसलिए अटकता हूँ क्योंकि बंगाल की राजनीति पर बात करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीति है। आप इस बीमारी पर भी राजनीति होते हुए देख रहे हैं, जिसमें कि लाशें शमशान में पहुँच रही हैं और उनको वेट करना पड़ रहा है, यानी लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ तक जाने के लिए जिस तरह के प्रोटोकॉल हैं उन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता जब वो बेचारे सिर्फ अकेले खड़े हुए अपने परिजन को अंतिम विदाई देते हैं। उस वक्त भी उनको जिस तरह की लाइनों में लगना पड़ रहा है, इस तरह से पहले कभी शायद हम लोगों ने इस तरह पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं देखा होगा। हर राज्य जैसे पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ जा रहा है और बंगाल के चुनाव में भी इसका लगातार असर दिखाई देगा। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वोट पर मैं बता चुका हूँ कि वोट पर मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मतदाता अपने से तय कर चुका। बंगाल में कोरोना और राजनीतिक लड़ाई दोनों के बीच में एक काफ़ी बड़ी रस्साकशी है, क्योंकि इस राज्य में जिस तरह बदलाव के लिए लोग लड़ रहे हैं, एक बड़ा वर्ग लड़ रहा है, बीजेपी ताकतवर होती हुई दिख रही है, तो लिहाजा उसके समर्थक और ममता बनर्जी के बाकी तमाम विरोधी इस समय कोरोना से बड़ी लड़ाई ममता बनर्जी से मान रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जहाँ जहाँ वोटिंग हो चुकी वहाँ भी बमों से हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं पर गोली मारी जा रही है। ये इस बात के लिए जो लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे मेरी बातचीत में कि शायद अब भी कोरोना के ऊपर क्या बंगाल की राजनीति की बात की जा सकती है, तो उन्हीं के लिए इस बात का मेरा मतलब है कि जिस तरह से जिस राजनीतिक हिंसा को या जिस बदलाव के लिए लड़ने के बाद जो उनको प्रताड़नाएं मिली, उन तमाम लोगों के लिए शायद ये कोरोना से बड़ा मुद्दा उनको अभी तक दिख रहा है। इसीलिए इतनी लंबी लाइनें बंगाल की वोटिंग उसके लिए सुबह से मतदान केंद्रों पर दिखी। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ बंगाल की बात करें तो आज ममता बनर्जी ने, चूँकि रैली तो वर्चुअल ही की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली वर्चुअल में की। कल हालांकि मालदा उत्तर के बाईपास पर जिस जगह रैली हो रही थी वहाँ हम लोग गए थे, हम लोगों ने वो तैयारी भी देखी थी, जिसमें कि एक हैंगर जो ऊपर से कवर्ड होता है, अमूमन 6 से 9 हैंगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक की यहाँ की सभाओं में लग रहे थे और बाकी तमाम तरफ भीड़ होती थी। कल वहाँ 500 कुर्सियों के लिए जगह बनाई गई थी कि वहाँ 500 कुर्सियाँ लगेंगी और उस प्रधानमंत्री मोदी मंच से होंगे और बाकी तमाम लोगों का टेस्ट किया जाएगा। जो लोग अंदर जाएंगे उनका टेम्परेचर किया जाएगा, उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा, उनके हाथ पर सैनिटाइज़र लगाया जाएगा और वहाँ भी टेस्ट की सुविधा होगी, एम्बुलेंस होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि फिर मैं शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है प्रधानमंत्री मोदी ने शायद आम जनता के मन की बात पढ़ ली, क्योंकि इस वक्त लोग उनको कोरोना से लड़ते हुए देखना चाहते हैं, इस देश को लीड करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि कानों तक पहुंच रही चीखें जो हैं वो हर किसी आदमी का सीना चीर रही हैं। मैं इसलिए ये बात बहुत उसके साथ कह पा रहा हूँ क्योंकि सुबह से, कल से, परसों से उस तरह की कॉल्स हम लोगों तक आती हैं। चूँकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम को जानते हैं और लोग हमारी शायद बात सुनते हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग। लेकिन पहली बार इतना हताश, इतना निराश हम लोग मीडिया को भी देख रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को, हम लोग यहाँ इसमें किसी विचारधारा की बात नहीं है, अगर आप हम लोगों के ग्रुप तक जा पाएँ जिसमें हम लोग तमाम लोग अक्रॉस चैनल्स, अक्रॉस न्यूज़पेपर और तमाम जब जुड़े हुए होते हैं पूरे देश के, उसमें आने वाली अगर कॉल्स को देखें, उसमें आने वाले व्हाट्सअप को देखें और तो आप समझ जाएंगे कि इतने बड़े संकट से इस वक्त ये पूरा देश जूझ रहा है। किसी के पास, अगर दिल्ली की बात करूं तो ऑक्सीजन्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। आपको इस समय जो कालाबाजारी हो रही है, किस तरह से इंजेक्शन्स की कालाबाजारी हो रही है, ये बात आपको मरती हुई उस मानवता की बात करती है। लेकिन हम लोग वो सब एक ह्यूमन टेंडेंसी के तौर पर दिखता है कि लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, ये कोई, इसलिए मैं इसको अलग नहीं मान रहा हूँ क्योंकि इस देश में बहुत सारे देश के खिलाफ जासूस भी होते हैं जो देश के रहस्यों को बाहर बेचते हैं। बहुत से लोग मर्डरर हैं, बहुत सारे लोग देश के खिलाफ खड़े होते हैं, आतंकी हैं। उसी तरह से ये दवाइयाँ बेचने वाले जो पैसा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर दवाइयाँ बेच रहे हैं, इनका कोई ये एक्ट उससे अलग नहीं, ये मानवता के भी अपराधी हैं। ये देश के और उस कानून के तो हैं ही जिसके अंतर्गत कालाबाजारी कानून के तहत आप आते हैं, लेकिन ये मानवता के भी हत्यारे हैं क्योंकि ये जानते हैं इनके उस छोटे से पैसे, जो उसमें कोई मरीज़ के पास पैसा है नहीं और आप उस पूरी लड़ाई में पैसे की प्रधानता, यानी जो अवसरों की समानता का भारतीय संविधान का एक अधिकार है, उसके अगेंस्ट आप उसको पैसे की ताकत से
आप उनको दवाइयाँ बेच रहे हैं, ये अलग चीज़ है, इसमें अलग अलग जगह केस भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि क्या राजनेताओं ने उस सेकंड वेव की तैयारी की थी? क्या उनको मालूम था कि इस तरह की वेव आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो अपने अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए या जिसका वो पक्ष ले रहे हैं वो उसको जो भी वो समझते हैं, उनके इस तरह के बयान आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे जो ये कहते हैं कि नहीं साहब, आप जो है किसी को कैसे मालूम होगा कि ये सेकंड वेव आएगी। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बड़ी है जो सत्ता में है, क्योंकि सेकंड वेव तमाम देशों में आई है। ज़्यादातर देशों में सेकंड वेव जब लौट कर आई है तो पहले से ज़्यादा विनाशकारी हुई है। हम लोगों ने जिस तरफ उस तरफ देखा नहीं, हम लोगों ने सितंबर के बाद ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब हमारे देश से वेव चली गई। जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ उसमें मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बंगाल के चुनाव की बहुत ज़्यादा महत्ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग जो बदलाव की आकांक्षा रखते हैं उनको लग रहा है कि राजनीतिक हिंसा ने उनके पूरे भविष्य को प्रभावित किया हुआ, यहाँ तक कि उनके अपनों को छीन लिया। लेकिन उस पूरे चुनाव को भी जब जिस तरह से पहले दूसरे तीसरे फेज़ के बाद या ये कह सकते हैं चौथे फेज़ में जब हमने बात की थी उस पर, तो और मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया था कि क्या चीज़ पर उस पर बात करनी चाहिए नहीं, उसके बाद से अब तक के हालात ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका। और उस समय भले ही आपका इंटरेस्ट ये रहा होगा कि सिर्फ बंगाल की राजनीति पर बात हो, वो आज आपको दिख गया हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिर्फ इसी पर बात करना चाहते हैं। हालांकि वो आज की जो रैली है वो किस तरह से लोगों को ने उसको किस तरह लिया होगा ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बात में हमेशा ये बात गौर करने लायक बात है कि जो प्रसारण होता है, प्रधानमंत्री भले ही बंगाल के लिए बोल रहे हो लेकिन उसको बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। और इस वक्त लोग सिर्फ कोरोना के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते, वो ये सुनना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के प्लांट कितने पहुंच गए। उनको इस समय ये पहुंचना है कि उस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन पहुंची है, जिसके पास 45 मिनट की बची है, जिसके पास 50 मिनट की बची है। क्योंकि उन रोते हुए लोगों के पास ढांढस बंधाने के लिए बाकी तमाम आदमी सिर्फ दुआएं कर सकता है, जो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रही हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या उन राजनेताओं की तैयारियां पर्याप्त थी? आपको हो सकता है कि इस पर अपनी पार्टी के हिसाब से आप सोच रहे हो। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसका राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्यों का पहला हक है, इसके अलावा उन्होंने जिस तरह की बात की कि ये कोरोना फैलाया, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया, अमित शाह पर आरोप लगाया, सीधे तौर पर आरोप लगाया। क्या कोई ये माना जा सकता है कि इससे कोई कोरोना फैलाया होगा? क्या कोई आपको लगता है कोई राजनेता खुद से जाके, चाहे आप उसके पक्ष में या विपक्ष में, कि वो कोरोना फैला सकता है? वो जानबूझ के कोरोना फैलाएगा? लेकिन इस तरह की बातें, जो इंसेंस जैसी बातें इस समय हो रही हैं, वो उन आम आदमियों की उम्मीदों को और तोड़ रही हैं जो इस वक्त लाइनों में लगे हैं। और ये उन तरह, मुझे लगता है कि पूरे पत्रकारिता में आपको इस तरह के लोग ज़रूर मिलेंगे जो एक ख़ास मौके का इंतज़ार करते हैं। जैसे मैंने एक बहुत बड़े एडिटर का देखा जिसने फेसबुक पर लिखा और जिसने ट्वीट भी किया, जिसमें हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन के मरीजों की संख्या पर उनका ट्वीट था कि हाँ, अब भारत विश्व गुरु बन गया है। इस तरह की चीज़ मुझे लगा कि ये कैसा तंज है, ये किस तरह का इंतज़ार करने वाले जर्नलिस्ट हैं जो ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं ताकि वो सरकार पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या उस पर एक व्यक्तिगत हमला बोल सकें, उस पर तंज कर सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी बुरे वक्त का इंतज़ार इसलिए करेगा ताकि वो किसी और को बता सके कि मैंने तुझे देखो कहा था कि तेरी वजह से बुरा वक्त आएगा। इस वक्त राजनीति में यही चल रहा है, जो चाहे आप उसको यहाँ देखें, चाहे आप दिल्ली में देखें और चाहे आप उसको यूपी में देखें, लोग अपने अपने स्कोर सेटल करने के लिए इस बीमारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि सामने जो रो रहे हैं लोग, जो इस समय परेशान हैं लोग, जिनके अपने इस वक्त हॉस्पिटल में, दिल्ली का अगर एवरेज हम देखते हैं तो 33 से 36% इन्फेक्शन रेट है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जिसको हम लोग पॉजिटिविटी रेट कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पीक कब आएगा अभी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। हम लोग अभी कोलकाता इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि बाहर के उसमें क्या हो रहा है कि तमाम लोग, दिल्ली से जितने जर्नलिस्ट आए हुए या बाहर के तमाम जर्नलिस्ट हैं और या तमाम चैनलों के जर्नलिस्ट हैं, उनको भी ये कहा गया है कि आप अपने आप को सेव कर सकें। हालांकि यहाँ सेव करना किस तरह होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। जितना कोशिश की जाती है उतना कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों
लोगों से तो आपको बातचीत करनी ही होगी, और उनमें से कौन कोरोना पॉजिटिव है ये कोई नहीं बता सकता। इस राज्य में इस वक्त जहाँ हम बंगाल में हैं, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पर यहाँ इस वो हो रही है टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जो एक पूरा मेथड है उसको यहाँ पूरा किया जा रहा है या नहीं। बहुत सारी जगहों पर तो जैसे लगता है कि मास्क लगाना है आपको अपराधी साबित करने जैसा होता है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। और इन तमाम की वजह से जो चुनाव के दौरान इंटरेक्शंस हुआ, वो किसी भी पार्टी का, उसके पीछे एक पार्टी का किसी का दोष नहीं हो सकता, लेकिन तमाम लोग रैली करने में, रैली में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लाने के लिए, उसमें बाहर के लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, उस समय कोई इस तरह का ट्रेसिंग नहीं हुआ कि वो लोगों को कोरोना है या नहीं, वो उसके स्प्रेडर हैं कि नहीं है, और उन तमाम लोगों के चलते इस पूरे राज्य में हालत ख़राब होगी। अभी यहाँ संख्याएं बढ़ रही हैं, और हम तो यही मानते हैं, ईश्वर से कहते भी हैं कि दुआ करते हैं कि यहाँ ज़्यादा ना फैले, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ दिख रहे हैं, चूँकि रोज़ केस बढ़ रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तब ये और अगले 2 फेज़ की राजनीति इस पर और डिपेंड करने लगेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य इस तरह की बात कर सकते हैं कि उनकी राज्य की ऑक्सीजन उन्हीं के में रहना चाहिए, भले ही उनके दूसरे राज्यों के साथ जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके कमिटमेंट हुए हों? क्योंकि इस तरह का एक मामला आपने हरियाणा में देखा, यानी हरियाणा से दिल्ली जाने वाली उसको रोकने के लिए गृह मंत्री पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्रालय उस पर कहता है कि जो ऑर्डर से वो पूरा किया जाना चाहिए, तो फिर लोकल कोर्ट से उस पर स्टे ले आया जाता है। ये किस तरह की देश की हम लोग कल्पना कर रहे हैं? चूँकि जिस तरह का एक ढांचा बनता हुआ देख रहे हैं, उसको एक सेकंड में, एक विपत्ति में बिखरते हुए भी आप देख रहे हैं। हर एक राज्य दूसरे राज्य को ऑक्सीजन जाने की बजाय उसको रोक रहा है। इसके पीछे फिर वापस हम लोग शायद, मुझे लगता है कि अलग अलग इशू हम लोगों को मैं ये कोशिश करूँगा कि जब इसको थोड़ा सा सिलेबक कर सकूं, उस समय ये पॉइंट्स पर हम लोग अलग अलग लिखकर बात करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात जिस फेडरल स्ट्रक्चर पर है, आपने देखा होगा यूपी से दिल्ली ने कहा कि यूपी हमारी गाड़ी वो नहीं आने दे रहा ऑक्सीजन, उसी तरह से हरियाणा के लिए कहा गया, उसी तरह आप अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। लेकिन क्या ये एक सही रास्ता हो सकता है? क्या इसके सहारे हम लोग निपट सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ एक अलग राज्य में होती हैं, बहुत सारी अलग राज्य में होती हैं, और जब आप उनको बुलाते हैं अपने यहाँ तो इन्वेस्टमेंट में छूट देकर बुलाते हैं, टैक्स में छूट देकर बुलाते हैं। उस वक्त उस राज्य की आप आदमी से नहीं कहते हैं कि सिर्फ इसी राज्य का हो, क्योंकि एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है लगातार इस पूरे चुनाव में। जब बंगाल के चुनाव में मैंने आपसे बातचीत करनी शुरू की थी तो मैंने कहा था कि ममता बनर्जी ये जिस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं ये सही नहीं है, क्योंकि वो राज्य की नहीं और देश के फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उस तरह की राजनीति कहीं आगे की तरफ बढ़ेगी, यही मेरा कहना था। और वो कुछ ही दिन में आपको सिर्फ एक बीमारी के समय दिख रहा है कि उसका क्या अभिप्राय हो सकता है, कैसे इस तरह की राजनीति इसको कहाँ ले जा सकती है। क्या कोई राज्य सिर्फ ये कह सकता है कि इस वक्त उसके संसाधनों पर सिर्फ उसी का हक है या उसके लोगों का हक है, तब यहाँ कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है जिस तरह की हम अमेरिका या दूसरे राज्यों में देखते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक नागरिक को, पूरे देश का नागरिक है, उसको कोई दूसरे राज्यों में जाकर अलग वो नहीं लेनी पड़ती। वोटिंग का राइट है, उस राज्य में रहने का राइट है, लेकिन वो कहीं भी जाकर बसने के लिए, व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है और उसके पास एक ही नागरिकता होती है। लेकिन जिस तरह की बातचीत इस समय पूरे राजनेताओं की तरफ से आ रही है, ये मुझे लगता है कि ये उसी तरफ इशारा कर रही है कि नहीं, हमारे राज्य की एक अलग नागरिकता और देश की नागरिकता अलग है, क्योंकि हम हमारे नागरिकों के लिए पहले करेंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, ये सिर्फ अपने लोगों को ये बताने के लिए है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और इससे आप अपनी कमियां ढक रहे हैं, आप अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। क्योंकि पिछले किसी भी राज्य ने सेकंड वेव के लिए तैयारी नहीं की थी, ना ही केंद्र सरकार की तैयारियां उस तरह दिख रही हैं। बहुत सारे लोग समर्थक ये कह सकते हैं कि नहीं साहब, वो उन्होंने तो आम जनता घूमती है और आम जनता ने मास्क नहीं लगाया। इस तरह की मैं टिप्पणियां देखता हूं, ये मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगती हैं और मैं इनके कतई पक्ष में नहीं होता हूं, क्योंकि ये कहने का कोई मतलब नहीं कि आप में से कोई ये कह सकता है कि अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए तो आप उसको पढ़ाई छुड़वा देते हैं क्या? यदि कोई बच्चा बहुत शरारती है, आप उसको घर से बाहर निकाल के जेल भेज देते हैं क्या? अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लोगों ने नहीं किया, तो आप अपनी तैयारियां करना छोड़ देंगे क्या? क्या आप ये अंदाज़ नहीं कर सकते थे कि सेकंड वेव आएगी या नहीं आएगी? तो दुनिया के तमाम देशों में आई और पहले से ज़्यादा खतरनाक होकर आई। तो ऐसे वक्त में क्या आपकी ये तैयारियां नहीं बनती कि आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो? चूँकि पहली बार वेव आई हुई, वेव ये नेचुरल तरीके से
उसने आकर एक तरह से आपको सजग करने की कोशिश की, लेकिन आपको जो तैयारियां करनी थी आपने नहीं की। और नतीजा ये है कि हम सड़कों पर हज़ारों लाखों उन नागरिकों को रोते बिलखते देख रहे हैं जिनके अपने सिर्फ ऑक्सीजन जैसी एक बहुत ही सामान्य चीज़, जिस देश को इसलिए अपनी पीठ ठोक रहा है कि वो मंगल पर जा रहा है, वो चंद्रयान बना रहा है, उसी के यहाँ अगर लोग, और ये कोई दूर दराज दंतेवाड़ा या छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज गांव में नहीं, देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, चिकित्सा मंत्री और देश का सबसे यूनिक क्रांतिकारी नेतृत्व अरविंद केजरीवाल भी हैं, तमाम लोगों के होते हुए उसी शहर में अगर लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकताएं सही नहीं थी। आपने जो चूज़ किया था, आपको ये मालूम नहीं कि किस तरह से किसी आपदा से निपटा जा सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक ये कहें कि नहीं साहब, ये कोई अचानक आई हुई आपदा है, लेकिन इसी के लिए राष्ट्र बनता है, इसी के लिए आपके नायक बनते हैं, और इसी तरह के संकटों में जो अपने राज्य को निकालते हैं उन्हीं को राष्ट्र नायक कहा जाता है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हम लोग हैं। वो तमाम लोग हैं जिनको अभी दिल्ली पहुंचना होगा, वो लोग डर रहे हैं, जो दिल्ली में हैं वो डर रहे हैं, जो दिल्ली के बाहर हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है इस पर कोई नहीं बता पा रहा। जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है सप्लाई, वो भी उसको भी घरेलू उनकी तरफ हॉस्पिटल कंजप्शन के लिए आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अलग अलग, हालांकि आज की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे नए इनिशिएटिव भी लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव्स भी इस समय के डर को कम करने में बहुत ही कमज़ोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये लहर बहुत बड़ी है। इस लहर से इसका पीक अभी आना शुरू हुआ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर ये पीक आएगा। और मुझे लगता है कि आप में से शायद नहीं कोई ऐसा हो, भगवान न करे उसको, जो अपनों को तिल तिल कर सांस की कमी से मर जाए। इसमें दुख की बात यह है कि लोग वैक्सीन की कमी या दवाइयों की कमी से बाद में, पहले तो एक बेसिक सी चीज़ यानी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, जो बहुत दहला देने वाला है। इस तरह की चीज़ों पर अगर हम लोग, बंगाल की राजनीति पर मैं 7वें और 8वें फेज पर चर्चा करूंगा, शायद उपयुक्त होगा कि मैं उस पर कल चर्चा कर सकूं। इसके साथ साथ एक और बात जो किसान आंदोलन की है, जिस तरह से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, और वो भले ही नहीं ट्रक रोक रहे हैं, लेकिन वो ट्रक उस जगह से आ नहीं सकते। आप में से शायद पता नहीं कितने उस हाईवे पर गुजरे होंगे, जो हाईवे वहाँ जिसको उन्होंने रोका हुआ है, एक इस तरफ यूपी से उत्तराखंड को जोड़ने वाला हाईवे, जिस पर राकेश टिकैत, जिनकी राजनीति जो है सिर्फ हमेशा से तिकड़मी राजनीति रही है, और उसमें से किसी तरह की कोई भी देश के लिए या उस तरह की कोई भी बात में मानने से इनकार करता हूं, क्योंकि वो जातिवादी राजनीति के शिखर पुरुषों में से एक है और उसी की देन है। और उनके साथ बैठने वाले लोगों को आप जाकर गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और उनकी संख्या मैं यहीं से बता सकता हूं कि उनमें से कितने प्रतिशत लोग जातिवादी और जो जाट राजनीति से, यानी उन्हीं की जो उनकी अपनी राजनीति है, मैं इसमें किसी समुदाय को नहीं कह रहा हूँ ना किसी जाति पर वो कर रहा हूँ, लेकिन वो खाप पंचायतों की वजह से पैदा हुई वो राजनीति है जिसका वर्चस्व टूट रहा था और वो अपने आप को वहाँ खोते हुए देख रही थी। इस पर फिर मैं बातचीत करूँगा कल, शायद इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पंजाब के आए हुए किसान, उनके पीछे किस तरह का प्रेशर है, किस तरह के वो लोग हैं, किस तरह से वो लोगों का, मैंने चुनाव में बताया था जब वो पहली बार यहाँ रैली करने आए थे, उसके बाद आपने उनको बंगाल के चुनाव में कहीं नहीं देखा होगा। वो ट्रक भर के बिस्लरी वोटर लाने वाले, मिनरल वाटर लाकर वहाँ नंदीग्राम के उस गाँव में अल्पसंख्यक लोगों के बीच में 1500 से 1000 के बीच में अपने आप वो 1000 लोग विदेशी गाड़ियों में, महंगी महंगी गाड़ियों में आके उन लोगों ने जिस तरह से यहाँ एक उबाल लाने की कोशिश की थी, उसका कोई मतलब यहाँ साबित नहीं हुआ। लेकिन वो उस सड़क पर बैठे हैं और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ज़रूर कोई एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हज़ारों लाखों लोगों के लिए सिर्फ कुछ 1000 आदमी बैठ के इस बात की तायद करने लगे कि वो देश के 14 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही उनकी जमानतें 2-2 बार जब्त हो चुकी हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी राजनीति में कोई साख नहीं है, और राजनीति ये तय करती है कि आखिर कौन से कानून बनेंगे। अगर आपको ये लग रहा था तो आप सामने आते, आपके साथ कोई सरकार इस्तीफा देने को तैयार नहीं, लेकिन आप सड़कें रोके हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसानों के नाम पर आप पूरे देश को ब्लैकमेल कर सकते हैं। टीकरी बॉर्डर्स पर यही हो रहा है, सिंघू बॉर्डर पर यही हो रहा है, जो राजस्थान, पंजाब और जो अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जो उस रास्ते से जाते हैं, दिल्ली से जोड़ते हैं, उस पर आप
पूरी तरह काबिज़ होकर बैठे हैं और उसमें काबिज़ होने में संख्या कोई बड़े मायने नहीं रखी, चूँकि उस तरफ खोदा हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, तो वो तमाम कहाँ से वो जो टैंकर हैं वो किधर से आएंगे, ये सवाल है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर हल्ला कर रहे हैं कि साहब वहाँ से टैंकर कौन से आने या आने, लेकिन ऐसे वक्त में जब आप अपने देश के नेताओं पे इस तरह की बहस होते हुए देख रहे हैं कि हमारे राज्य की हमारे पास रहेगी गैस, उस वक्त में कितना दिक्कत आ रही होगी उस पूरे बॉर्डर्स पर बैठे हुए। और उन लोगों को शायद वो इफ्तारी खाकर राकेश टिकैत बहुत बड़े लीडरशिप अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ये अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होगा तो उसमें साफ हो जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है और इस सैद्धांतिक बात का कोई मतलब नहीं होता जो अक्सर आप मुंह से सुनते हैं ऐसे लोगों के या एनजीओ टाइप लोगों के, जो ये कहते हैं कि क्या गलत पर गलत कहना, अकेले चलना। तो ये उनके पुराने अतीत से पता चल जाता है कि वो कितने सैद्धांतिक लोग हैं। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा धरना इस पूरे संकट में और बड़ी दिक्कत का काम है। हालांकि बहुत सारे लोग इस समय इस संकट को एक विचारधारा पर हमला करने के लिए या जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है उस पर हमला करने के लिए या प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इस्तेमाल तमाम लोग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और वो दूसरे कर भी रहे हैं। लेकिन इस समय इस व्यक्तिगत लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तमाम लोगों को, चाहे वो आप भी लोग हों जो आपसे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें इतना तो किया जा सकता है कि आप एक ग्रुप बनाकर लोगों की मदद कर सकते हैं। कहाँ गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं, कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, कहाँ दवाइयों का इंतजाम हो सकता है और कहाँ कालाबाजारी हो रही है, इसके खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं। बंगाल पर राजनीति पर बात करने के लिए अभी बहुत समय होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, उसके बाद भी होगा, लेकिन जिनके अपने आज जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे उनके पास ये समय फिर कभी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप तमाम दोस्तों से माफ़ी मांगते हुए कि मैं आज आपको बंगाल पर नहीं बता पा रहा हूँ जो चीज़ें हम लोग शायद बताने की कोशिश करता मैं, मुझे दुख है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इस वक्त बंगाल के चुनाव बंगाल के उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्व का है जो बदलाव चाहते होंगे या वो लोग जो यहाँ रुके रहना चाहते होंगे। लेकिन इस समय कोरोना भी बहुत ही ख़तरनाक है और मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जिनके अपने आज इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे होंगे, उनके लिए ये तमाम चीज़ें शायद गौण हैं, उनके लिए इस समय ज़िंदगी बड़ी है। नमस्कार।